हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है कि आप चाहते हो कि आप एक एएमई बने, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बने और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लाइसेंस ले और एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करें। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर एयरक्राफ्ट के ऊपर किस काम करना चाहते हो, मेंटेनेंस के काम करना चाहते हो, तो मेंटेनेंस के काम करने के लिए आपके पास दो दो टाइप का पर्सनल है। एक सर्टिफाइंग स्टाफ, एक सपोर्ट स्टाफ। ये जो सर्टिफाइंग स्टाफ वो होते हैं जिन्हें आप एएमई बोलते हो या जिनके पास एएमई लाइसेंस होता है और जिनको ये जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होते हैं, वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, ऑथराइजेशन देती है, तभी ये एएमई लाइसेंस होल्डर सर्टिफाइंग स्टाफ बनते हैं और ये इनके ऊपर मेंटेनेंस करते हैं। जितना भी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ड्यू होता है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, हर बार एयरक्राफ्ट फ्लाई होने से पहले वो सारे मेंटेनेंस कंप्लीट करवाते हैं और उसको सर्टिफाई करते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। और जब भी हम एएमई लाइसेंस की या एएमई की भी बात करते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या एएमई लाइसेंस होल्डर या सर्टिफाइंग स्टाफ की, वो एक काम करता है, सीआरएस देता है। लेकिन सबका सब जो भी एएमई की फील्ड आता है, सब लोग सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं बन जाते। उसका बहुत सारे कारण है, आगे बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। अभी आप लोग जो स्टार्टिंग अपना करियर जो करोगे, आप अपना करियर सपोर्ट स्टाफ करोगे। वो कैसे मैं बताता हूँ। तो आप मान लो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, या तो आप डिफेंस की फील्ड में आओगे जैसे एयरफोर्स से, या दूसरा फील्ड कहाँ से आओगे, या आप आओगे 10th+2 पीसीएम करके या डिप्लोमा करके। ओके। या आप आओगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बीटेक या बी किसमें, एरोनॉटिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इतना फील्ड से अगर आप बीटेक वगैरह करके आओगे बी, तो भी आप एलिजिबल होते इस फील्ड में काम करने के लिए। हम आज डिस्कस करने के वाले सेकंड नंबर में जो आते हैं डिप्लोमा वाले, या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जो आते हैं, या 10th+2 पीसीएम बैकग्राउंड से जो आते हैं, वो कैसे एएमई बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपको चाहिए डिफेंस वाले कैसे बनते हैं एएमई, या बी या बीटेक या इंजीनियरिंग से पास होके वो कोई अगर चाहता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कैसे बने, तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो आज हम बात करेंगे, आप अगर मिनिमम 10th+2 या डिप्लोमा है, डिप्लोमा मतलब चार ब्रांच ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल, इसमें है, तो आप एलिजिबल होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप एंट्री कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है। तो आप जब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आते हैं, तो आप सबसे पहली चीज जो वेबसाइट में जाना चाहिए, dgca.gov.in। ठीक है। ठीक है, इस वेबसाइट में जाइए या आप गूगल में सीधा डीजीसीए मारिए। ठीक है, डीजीसीए मारने से भी आ जाएगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये बॉडी है। ठीक है। ये इस इनके अंडर, आप जैसे 10th+2 पास किए हैं तो आपको पता होगा, या डिप्लोमा पास किए हैं, आपका क्या है, एआईसीटीई है। या आप 10th+2 पास किए हैं, सीबीएसई या कोई स्टेट बोर्ड होगा। तो वैसे ही आप एएमई बनना चाहते हैं, तो आप एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसको क्लियर के साथ बोले तो CAR 147 बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये अप्रूव होते हैं डीजीसीए के हिसाब से। किस सीआर के हिसाब से, CAR 147 बेसिक। एक सीआर है, रिक्वायरमेंट है। सीआर मतलब कुछ नहीं है, ये एक किताब है अभी के लिए, मान लो। इस किताब के हिसाब से अगर आपने सारी चीजें, फैसिलिटी, पर्सनल, सारी चीजें मेंटेन किया, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिलेगा। कौन सा अप्रूवल, CAR 147 BMTO, जिसको आप आगे जाके AME कॉलेज
बोल देते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे, CAR 147BMTO, यहाँ पे आप क्या करते हो, एडमिशन लेते हो, ठीक है। कैसे एडमिशन लेना है क्या है वो मैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो नया वीडियो में बना दूंगा। अभी के लिए जान लो, जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपको सीट मिल सकता है। ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो फास्ट गया उसको सीट मिलता है। बस आप 10+2 PCM बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट करेंगे आप, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन होते हैं, तो आप ऑलरेडी मैं आपको बताया था, यहाँ पे जब ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के लिए एडमिट करते हैं, इसको कौन अप्रूव किया है, DGCA इंडिया, ठीक है। ये DGCA इंडिया जो ट्रेनिंग के लिए अप्रूव किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन को, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगा। आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगा CR 66 इस किताब के हिसाब से। एक्चुअली में इस किताब में लिखा है किस तरीके से आप AME बन सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस किताब में सिलेबस भी है, आप किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, तो आप ट्रेनिंग तो दिया जा रहा है, लेकिन आप ट्रेनिंग लेने के बाद सक्सेसफुली वो चीजें गेन कर पाते हैं कि नहीं, उतना नॉलेज गेन करने में आपका एक नॉलेज एग्जाम होगा, नॉलेज एग्जामिनेशंस। ये कौन कंडक्ट कर, ऑलरेडी ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेमिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी, सेमिस्टर सर्टिफिकेट के बाद भी, DGCA इंडिया आपको क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर नंबर। उस कंप्यूटर के नंबर के बेसिस में आप ये नॉलेज एग्जामिनेशन, DGCA की 7-8 सिटी है इंडिया में, वहां पे DGCA की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट किया जाता है एग्जाम। ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, नॉलेज एग्जामिनेशन या मॉड्यूल एग्जाम्स बोलते हैं। यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स के आप ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, तो उसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम दोगे। तो पहली चीज हो गया ट्रेनिंग। अभी दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है नॉलेज एग्जामिनेशन। जैसे जैसे ये नॉलेज एग्जाम में जितना भी सब्जेक्ट आते हैं ना, आपका डिपेंड करता है आप किस टाइप का AME लाइसेंस लेते हैं। बहुत सारा कैटेगरी है आपके यहाँ पे, B1.1 है, कैटेगरी A है, कैटेगरी B2 है, ठीक है, कैटेगरी B3 है, कैटेगरी C है, ठीक है। B1 के अंदर आपको B1.1 है, B1.2 है, B1.3 है, B1.4 है। इंडिया में जो फेमस है B1.1 और B2 और कैटेगरी A, ठीक है। इसके लिए हर कॉलेज अप्रूव लिया है लगभग, आपको ट्रेनिंग के लिए ये कैटेगरी मिल जाएगा। तो आपका जो AME लाइसेंस लेते हो इन कैटेगरीज में, मतलब अभी के लिए समझ लो इतने टाइप का AME लाइसेंस है कैटेगरी A में। कैटेगरी A को भी A1, A2, A3, A4 इस टाइप का डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैटेगरी B1 मतलब एरोप्लेन एंड टरबाइन, उस टाइप का एरोप्लेन्स के ऊपर। कैटेगरी B2 मतलब एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर आप बनोगे AME। तो अभी इसको ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अभी के लिए समझ लो आप कोई भी स्ट्रीम में लेते हो B1.1, B2 या कैटेगरी A में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 मॉड्यूल्स होते हैं, 75% पास मार्क होते हैं, ठीक है। आपको जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट होते हुए जाता है उस सब्जेक्ट का, कॉलेज में या उस BMTO ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में, CR 147 बेसिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर नंबर मिला है। तो इस तरीके से आपका नॉलेज और ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें होता है। जब यहाँ पे ट्रेनिंग और एक साथ और एक चीज होता है, आपका यहाँ पे एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, कहाँ पे, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपको ये बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास कांटेक्ट करवा के। तो इतना चीजें आपका जब होती है, ये जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 2 इयर्स का होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 3 इयर्स का होता है इंडिया में। तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, COFR, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद नॉलेज एग्जामिनेशन पास किया आप लोग, और उसके बाद आपको क्या मिला, OJT हुआ, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, COFR मिलता है। इतना चीजें करने में आपको 2 से 3
साल्स लग जाते हैं। और मैं बता दूं इसके बाद भी ये जो CFR है ना, ये CFR नॉट ए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, नॉट ए डिप्लोमा या ITI, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये जस्ट ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, एक सर्टिफिकेट है जो प्रूफ देता है कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग किए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि ये AME में ज्वाइन हुआ कॉलेजेस में मतलब आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या ITI या BTech ऐसे कुछ मिल जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। BSc वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है। ये जस्ट ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, प्रूफ है कि आप ट्रेनिंग लिया, कंप्यूटर नंबर मिला और आप DGCA के अंडर में क्या किए, एग्जामिनेशन दिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ट्रेनिंग लिए, OJT वगैरह कंप्लीट किए। ठीक है, मेंटेनेंस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर OJT किए और आपको मिला CFR। और आपको जब CFR मिलता है, आप CFR की बेसिस में, ठीक है, और आपने ये जो नॉलेज एग्जामिनेशन है 10 ईयर्स के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, 10 ईयर्स, आपको 10 ईयर्स मिलता है सारे के सारे 10-11 मॉड्यूल्स पास करने के लिए। तो आपको जब ये CFR मिल जाता है और आप कुछ मॉड्यूल पास करते हैं या कंप्लीट मॉड्यूल्स भी पास कर लेते हैं, अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स ये 2 से 3 साल के अंदर ही ट्रेनिंग के दौरान ही सारे मॉड्यूल पास कर लेते हैं, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स टाइम लेते हैं। ठीक है, तो आप इस CFR जब मिलता है, आपके पास कुछ मॉड्यूल्स होता है, ठीक है, या आपके पास सारे मॉड्यूल्स भी होता है तो अच्छी बात है। तो आप इस CFR के बेसिस में कहीं पे ना कहीं पे मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होते है, वहां पे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहां पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे हेल्पर वाल के काम कर सकते हो। बुरा मत मानना, आप इस चीज के लिए भी एलिजिबल हो। आप टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो, आप सीनियर टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप जूनियर टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो। देखो, यहाँ पे अदर मैनेजेरियल पोस्ट भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज गेन किए हो, आप कितना मॉड्यूल्स क्लियर किए हो, उसकी बेसिस में। लेकिन यहाँ पे एक बात देखना, ये सारे पोस्ट को क्या बोला जाएगा, सपोर्ट स्टाफ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जो भी एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करता है, दो टाइप का प्रोफाइल है, एक सर्टिफाइंग स्टाफ, एक सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सारे लोग काम करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ये CR-147 कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, BMTO में आप सिर्फ जब CFR लेते हो, काम करने के लिए एलिजिबल हो, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन या कोई मैनेजरियल पोस्ट के लिए। डिपेंड करता है आपके पास कितना कॉम्पिटेंसी है। तो आप इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी एयरक्राफ्ट होगा, तो मैं बोला था इस मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होने के बाद CRS दिया जाता है। जब भी CRS देगा वो बंदा, कौन, सर्टिफाइंग स्टाफ, तो वो CRS तभी देगा सब इस एयरक्राफ्ट के ऊपर सारे के सारा मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया होगा। तो और सारे के सारा मेंटेनेंस करेगा कौन, वो करेगा सपोर्ट स्टाफ, आप जब जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पास किए, आपको मिला CFR। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेनिंग आपने पास किया, नॉलेज एग्जामिनेशन पास किया, और यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना साल का एक्सपीरियंस लोगे। अभी क्वेश्चन बाकी है कि आप लाइसेंस लिए नहीं है, आप सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होने के बाद सर्टिफाई करने का, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस देने का। एयरक्राफ्ट उड़ने से पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस दिया जाता है, आपके पास वो एलिजिबिलिटी आया नहीं है, वो प्रिविलेजेस आया नहीं है। वो कैसे आएगा, आपने जब ट्रेनिंग लिया, नॉलेज एग्जाम देते रहा, सर्टिफिकेट ऑफ CFR ले लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बोला ना, काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। काम कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। आपका अगर फॉर एग्जांपल B1.1 का AME लाइसेंस लेना है, ठीक है, तो आपको 5 इयर्स का चाहिए। ठीक है, अगर B2 का लेना है तो 5 इयर्स का चाहिए। डिपेंड करता है 5 इयर्स, 3 इयर्स, ऐसे कौन सा लाइसेंस लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, CR-66 में। आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करो, मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे
आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर देते हो 5 इयर्स या 3 इयर्स, डिपेंड करता है आपकी एएमई की लाइसेंस कौन सा लेते हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, नॉलेज एग्जामिनेशन हुआ, सीओएफआर लिए, एक्सपीरियंस लिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो किस चीज के लिए, एएमई लाइसेंस के लिए। लेकिन रुक जाओ, अभी भी एक स्टेप बाकी है, मैं भूल गया। क्या स्टेप बाकी है, कि आप जब एक्सपीरियंस गेन कर देते हो उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आप किस एयरक्राफ्ट के ऊपर, लार्ज एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट, किस टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर लाइसेंस ले रहे हो। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आपका एयरक्राफ्ट के लिए क्या चाहिए, टाइप ट्रेनिंग चाहिए क्या। आपका जो एएमई लाइसेंस ले रहे हो, एएमई लाइसेंस के लिए टाइप ट्रेनिंग चाहिए क्या, या टाइप एग्जामिनेशन चाहिए क्या। ठीक है, तो आप इतने सारे चीजों के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये 2 इयर्स का होता है। ठीक है, टाइप ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, टाइप एग्जामिनेशंस पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का लाइसेंस ले रहे हैं। तो आप ये टाइप ट्रेनिंग पास करेंगे, टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, और टाइप एग्जामिनेशन ये भी डीजीसीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, टाइप एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो आपको ये जो एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर लाइसेंस ले रहे हैं आप, उस एयरक्राफ्ट को आपको जो एएमई लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस के साथ, फॉर एग्जांपल एयरबस 320 का ले रहे हैं, एग्जांपल है, तो वो एयरक्राफ्ट आपकी लाइसेंस में लिखा जाएगा, मतलब एंडोर्स किया जाएगा, तभी आप एलिजिबल होते हैं क्या करने के लिए, एएमई लाइसेंस ले लिए हैं और सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस देने के लिए। ये है आपका एएमई लाइसेंस। तो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया कोई ना कोई बीएमटीओ में, 2 से 3 साल, 2 से 3 इयर्स पास किया, और आपने फिर से एक्सपीरियंस लिया कितना साल, 5 इयर्स का या 3 इयर्स का, और उसके बाद आपने 2 इयर्स का टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट किया। मैं बता दूं, ये जो टाइप ट्रेनिंग है, ये जो टाइप ट्रेनिंग है, ये कहाँ पे कंप्लीट करोगे, फिर से CR 147 टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टाइप ट्रेनिंग, और इसको भी डीजीसी अप्रूव करवाता है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, एयरक्राफ्ट के ऊपर, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग देती है। ठीक है, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग देती है, टाइप ट्रेनिंग होता है आपका। और उसके बाद क्या होता है, टाइप एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके ओरल एग्जाम होता है। ठीक है, ये डीजीसीए कंडक्ट करवाता है, ये एक इंटरव्यू की तरह डीजीसीए कंडक्ट। आप इतना चीजें फ्लो के आओगे, तभी आपको क्या मिला, एएमई लाइसेंस। लेकिन इसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं कि एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एयरक्राफ्ट के लिए सीआरएस देने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या होगा, कि जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास जो एयरक्राफ्ट है, वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट किया होगा किसके लिए, कि आपको ऑथराइजेशन दिया होगा, आपको ऑथराइजेशन दिया होगा कि आपके पास लाइसेंस है और मैं आपको ऑथराइजेशन देता हूं, ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑथराइजेशन दिया होगा, तभी आप क्या करेंगे, सीआरएस दे पाओगे उस एयरक्राफ्ट के लिए, जो एयरक्राफ्ट कंप्लीट हो गया, सारे मेंटेनेंस या सारे डिफेक्ट रेक्टिफाई होंगे, जो एयरक्राफ्ट अभी क्या होने वाला है, टेक ऑफ होने वाला है, तभी आपको बोला जाएगा कि एएमई, या तभी आपको बोला जाएगा सर्टिफाइंग स्टाफ। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 साल, 3 साल, ये 2 साल, 5 साल, और ये 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 2 7 2 9, कम से कम आपको 10 इयर्स लगते हैं एक सर्टिफाइंग स्टाफ या एएमई बनने के लिए। हाँ, आप ये एएमई करते हो तो आप यहाँ पे काम करने के लिए जरूर क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एज ए टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, या और कोई पोस्ट में। ये गलत फहमी में मत रहना कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग कर लिया, एग्जामिनेशन कर लिया, थोड़ा ओजेटी कर लिया, सीओफआर मिल गया, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो हम एएमई बन गए। नहीं, आप वहां जाके क्या कर रहे हो, काम करके एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है आपका, ये एक्सपीरियंस की बेसिस में, और आपने सारे मॉड्यूल जब पास कर लिए होंगे, जिसकी बेसिस में
ये नॉलेज एग्जामिनेशन पास कर लिए होंगे, एक्सपीरियंस ले लिए होंगे, तब आप एलिजिबल होते हो एएमई लाइसेंस लेने के लिए। और उसके बाद भी डिपेंड करता है किस एयरक्राफ्ट के ऊपर लाइसेंस ले रहे हो, टाइप ट्रेनिंग या टाइप एग्जामिनेशन जरूरी है क्या। ये टाइप ट्रेनिंग और टाइप एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिलता है, एएमई लाइसेंस मिलता है। लेकिन उसके बाद भी आप सर्टिफाइंग स्टाफ बने नहीं हो। सर्टिफाइंग स्टाफ कैसे बनोगे, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर आपको ऑथराइजेशन मिला, तो मतलब मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एएमई लाइसेंस होल्डर को ऑथराइजेशन दिया, तब तक वो क्या करेगा, एयरक्राफ्ट को सीआरएस देगा। नहीं तो वो लाइसेंस लेके क्या करेगा, वो सपोर्ट स्टाफ का ही काम करेगा। क्यों, ऑथराइजेशन नहीं मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तब तक वो बिना प्रिविलेजेस का सपोर्ट स्टाफ ही काम करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कैसे करे, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो, ठीक है, कि और इंडिया में कितना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मेथड है एडमिशन करने का, ठीक है, एएमई कैसे बने वो तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। और बीटेक के बाद या डिफेंस के बाद किस तरीके से आप एएमई बनना चाहते हो, तो डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो इसके लिए 4-5 क्लास लगेगा, ठीक है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, तो मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल्स। ओके, थैंक यू।